अम, तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर क्या है? जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमें वो तो ऑलरेडी पता है। बस एक छोटा सा इशू है, मैं ना चार्ट नहीं देख पाऊंगा, तो अगर कोई डाउट्स होंगे तो क्लास के बाद रिजॉल्व कर लेंगे। मेरे पास कुछ है नहीं चार्ट को अभी चेक करने के लिए। जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन हम सबको पता है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो द फर्स्ट थिंग इज, अब दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरत है ये समझने की कि ये इक्वेशन क्यों ट्रू है। ये क्या इक्वेशन है, ये तो सबको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये चीज कैन बी इजीली, इसको रट्टा मारा जा सकता है। पर जरूरत है समझने की कि ऐसा होता क्यों है कि जो एसेट्स का सम होगा वो लायबिलिटीज और कैपिटल के सम के बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सबके मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लायबिलिटीज एंड व्हाट इज कैपिटल। ये पता होना बहुत जरूरी है हमें। वो पता होने के बाद ही हम इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। तो आई होप कि पुराने वीडियोस तो सभी ने देखे हैं जहां हमने ये सारी चीज डिस्कस करी है। इसके आगे हमें समझना है कि लायबिलिटीज और कैपिटल का सम एसेट्स के सम के इक्वल क्यों आता है। उसका रीजन ये है कि एक बिजनेस, बस ये छोटा सा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो बिजनेस है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं हम कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। और ये भी चीज हमें याद रखनी है कि बिजनेस के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। बिजनेस सारा का सारा पैसा उधार लेता है। तो बिजनेस किससे उधार ले सकता है? या तो वो कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर से उधार ले लेगा। जो ओनर से उधार लिया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। और जो आउटसाइडर्स से उधार लिया जाता है, बाहर वालों से, उसे बोला जाता है लायबिलिटी। अब कईयों को शायद लायबिलिटी, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ जो सबने पढ़ा होगा कि जो बाहर वालों से उधार लिया है वो लायबिलिटी है। पर कैपिटल, कई बोलेंगे सर कैपिटल उधार थोड़ी ना होता है। कैपिटल तो वो पैसा होता है जो बिजनेस ने, जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को दिया है। तो ये समझने का बस एक तरीका है, इस तरीके से ज्यादा बेटर समझ आएगा कि जो उधार ओनर ने बिजनेस को दिया है। अब तुम बोलोगे सर ये उधार कैसे है, ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दे दिया वो तो बिजनेस का है। बट जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि ये दोनों लोग अलग हैं। ओनर से आया हुआ कुछ भी सामान या पैसे वो सब उधार है। तो अगर ये उधार है, इसको लौटाने की भी डेट होगी। जैसे अगर बैंक लोन देगा तो एक सर्टन डेट बोल देगा कि 5 साल में लौटा देना। इसकी स्पेसिफाइड डेट नहीं है, मगर बिजनेस हमेशा मानता है कि एक दिन तो ये पैसा वापस करना है। कौन सा दिन? जिस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा। या ओनर बीच बीच में कभी भी आ सकता है और अपना पैसा वापस मांग सकता है हमसे। तो ये मत समझ लेना कि कैश को कैपिटल कहते हैं। कैश तो एसेट होता है। अगर कैश कैपिटल होता तो मैं उसे एसेट कॉलम में क्यों लिखता? ओनर बिजनेस को एसेट देता है, वो चाहे कैश दे सकता है, वो फर्नीचर दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। और जो उन एसेट्स की टोटल वैल्यू होती है वो वैल्यू का उधार बिजनेस के ऊपर खड़ा हो जाता है। और बिजनेस बोलता है कि ये जो उधार ओनर से आया है 10 लाख का, ये कैपिटल है, ये भी एक उधार है जो ओनर ने दिया है, एक दिन लौटाना होगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि ओनर ने उधार दिया बिजनेस को 10 लाख रुपए, और बाहर वालों ने बिजनेस को उधार दिया 5 लाख रुपीज। बिजनेस के पास टोटल कितनी चीज टोटल कितना पैसा या कितना फंड इकट्ठा हो गया? बिजनेस के पास इकट्ठे हो गए रुपीज 15 लैक्स। ये बिजनेस के पास कलेक्ट हो गया। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस ने ये पैसा इकट्ठा क्यों किया? कि इनसे बिजनेस करेगा, इनसे एसेट्स खरीदेगा। तो बिजनेस एसेट कितने के खरीद सकता है? 15 लाख के ही तो खरीद पाएगा। अगर आप बोलते हो सर बिजनेस 17 के ले लेगा, 2 लाख और उधार ले लेगा, तो मुझे लायबिलिटी में भी तो 2+ करना पड़ जाएगा ना उस केस में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर वो अपनी कैपिटल और अपनी लायबिलिटी को सेम रखता है, इनको नहीं चेंज करता,
ओनर से भी 10 लाख ही आया है और बाहर वालों से 5 लाख आया है, तो इस केस में वो कितने के अपने एसेट्स बना सकता है? 15 ही बना सकता है। एक केस और हो सकता है कि ये मान लो उसने जो सामान खरीदा सिर्फ 12 लाख का सामान खरीदा, उसने पूरे 15 स्पेंड नहीं करे, उसने 12 लाख के का सामान खरीदा है, 12 लाख के एसेट्स खरीदे हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 3 लाख कैश बच जाएगा, और कैश भी तो एसेट ही होता है। तो अगेन हमारे पास 15 लाख के एसेट्स हो जाएंगे। हम ऐसा कोई केस इमेजिन कर ही नहीं सकते जहां बिजनेस को कैपिटल 10 लाख मिले और लायबिलिटी के थ्रू 5 लाख मिले और बिजनेस इससे ज्यादा के एसेट खरीद ले। ऐसा कैसे कर सकता है बिजनेस? मेरे पास अगर कोई 15 लाख दे के जाएगा तो मैं इन 15 लाख का ही तो सामान खरीद पाऊंगा, या फिर अगर मैं कम का सामान खरीदूं, अगर मैं 15 लाख में से सिर्फ 12 लाख का सामान खरीदूं, तो 3 लाख कैश बच जाएंगे। ये जो कैश बच जाएगा, ये कैश भी तो मेरे लिए एक एसेट ही है, तो ये दोबारा से सम एसेट्स के बराबर ही आ जाएगा। तो अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने प्रूव कर ली कि बिजनेस के पास जितना ओनर से पैसा आएगा और जितना बाहर वालों से पैसा आएगा, कैपिटल है जो ओनर ने पैसा दिया, लायबिलिटी है जो बाहर वालों ने पैसा दिया, बिजनेस उतने वैल्यू गई तो एसेट खरीद सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि बिजनेस उससे ज्यादा के खरीद ले, और अगर बिजनेस कम के भी खरीदता है, बैलेंस तो कैश बचेगा, वो कैश एसेट ही तो होता है अल्टीमेटली। तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। ये बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है इस इक्वेशन का, बट इंटरेस्टिंगली कई लोग ये लॉजिक समझते ही नहीं, वो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर हम इक्वेशन का लॉजिक पहले समझ जाएं तो हमें बहुत आसानी होगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम हर ट्रांजैक्शन में ये सोच पाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। अब टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, एक चीज बस हमें ध्यान रखनी होगी। एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में जिसे बोला जाता है डबल एंट्री या ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूल एस्पेक्ट बोलता है, ड्यूल एस्पेक्ट ये बोलता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगी, वेन एवर देर इज अ ट्रांजैक्शन इन बिजनेस, तो इसके दो इफेक्ट होंगे, हमेशा दो होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं परचेज फर्नीचर ₹20,000, मैंने 20,000 का फर्नीचर खरीदा कैश दे करके, ये ट्रांजैक्शन कैश की है। तो क्या दो इफेक्ट होंगे? बिजनेस के पास कैश चला जाएगा, बिजनेस के पास से, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको कैश देना पड़ेगा। 20,000 कैश चला गया, और क्या होगा? आप फर्नीचर ले आए हो तो आपके पास फर्नीचर ऐड हो जाएगा 20,000 का। तो यहाँ क्या हुआ है? एक एसेट चला गया और दूसरा एसेट आ गया। बहुत सिंपल सी चीज हुई है। बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे चैप्टर में कि यू विल बी गिवन मेनी ट्रांजैक्शंस। कैसे? जैसे यहाँ ये नोट्स अगर अभी किसी के पास नहीं है तो आपको मिल जाएंगे, मैं आई विल सेंड यू दीज। अभी के लिए आप स्क्रीन से देख करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ क्या है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। सबके सब इसके दो इफेक्ट्स लिखो। मैं ट्राई करूंगा कि मैं साथ साथ देख पाऊँ चैट में कि क्या आपने लिखा है। इसके दो इफेक्ट्स लिखो, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। क्या दो इफेक्ट्स होंगे यहाँ पर हमारे पास? कृति आपने ठीक लिखा, कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस, यही होंगे इसके दो इफेक्ट। यहाँ हुआ क्या? जब हम, अच्छा पहले तो इसका फॉर्मेट क्या है, पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको एक टेबल सॉर्ट ऑफ अ थिंग बनाना होगा। इसमें एक कॉलम आप रखोगे सबसे लेफ्ट में, ट्रांजैक्शन। अब मैं ट्रांजैक्शन नहीं लिख पाऊंगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। मेरे पास ना स्क्रीन पे इनफ स्पेस नहीं है कि मैं ट्रांजैक्शन लिख पाऊं, पर आपको लिखनी पड़ेगी। आप साथ साथ लिखोगे, और ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ कि हमें ट्रांजैक्शन में लिखना क्या है। तो एक कॉलम मैं छोटा सा बना रहा हूँ ट्रांजैक्शन का, ताकि मेरे पास बाकी एरिया बचा रहे। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है इसके बाद सेम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एंड रिमेंबर, जो आप एसेट का कॉलम बनाओगे वो ब्रॉड होगा, क्योंकि कई एसेट्स आएंगे। लायबिलिटी और कैपिटल थोड़ा नैरो भी बना सकते हैं हम।
अब स्टार्ट कैसे करना है? जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश, हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो 1 लिखेंगे। जो ट्रांजैक्शन है वो सेम कॉपी कर देंगे। सेम मतलब कि जो वहां पर लिखा हुआ है ना, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख इन कैश, तो हम यहाँ भी यही लिख देंगे ट्रांजैक्शन में, स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख कैश। मेरे पास जगह नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए नहीं लिख रहा, आप सबको ये लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि इसके दो इफेक्ट क्या हैं। अब एज सेड दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, एक बिजनेस के पॉइंट से हमेशा इफेक्ट सोचे जाएंगे क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जहां ये है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंड वी पास एवरी एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के पॉइंट से सोचेंगे, तो बिजनेस के पास तो पैसा आ गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश, एसेट कौन सा आया आपके पास, कैश, एक एसेट आ गया, कितने का, 1 लाख का, 1 लाख कैश आ गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे इफेक्ट की। इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि बिजनेस ने ओनर से उधार लिया है ये पैसा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बिजनेस के सिर पे उधार खड़ा हो गया है। आप पैसा, बिजनेस पैसा बाहर वाले से ले या ओनर से ले, दोनों उधार है। जो जो पैसा वो ओनर से उधार लेता है उसे कैपिटल बोला जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, बिजनेस के सिर पे उधार खड़ा हो गया, और क्योंकि ये उधार ओनर से लिए हुए पैसे की वजह से खड़ा हुआ है, मैं इसे कैपिटल बोलूंगा। तो मैं इस कैपिटल को भी ऐड कर दूंगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन लिखोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक करोगे कि इक्वल तो है। जैसे यहां मैंने इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे भी 1 लाख प्लस किया और उसके दूसरे साइड पे भी 1 लाख प्लस किया, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस मैच करती हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। परचेज्ड गुड्स इन कैश 50,000। इसके दो इफेक्ट जब हम सोचेंगे तो इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, इसके दो इफेक्ट ये आएंगे कि एक तो बिजनेस के पास गुड्स आ गए। गुड्स क्या है, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो इन्वेंट्री आ गई, एक एसेट आ गया। और दूसरा क्या होगा इफेक्ट, पैसे दे करके लाए हो ना, यहाँ देखो परचेज गुड्स इन कैश, तो आपने उसको कैश दिया जिससे आपने ये गुड्स खरीदे और उसने आपको गुड्स दे दिए। तो बिजनेस के पास गुड्स आ गए और कैश चला गया, और कितने का, 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड लिखेंगे। जब सेकंड लिखेंगे तो फिर उसका ट्रांजैक्शन आपको लिखना होगा, यहाँ से माइनस कर देंगे 50,000। 50,000 का कैश चला गया और एक नया एसेट आया मेरे पास, इन्वेंट्री। देखो, मे बी आपके स्कूल में आपको बोला जाए कि यहाँ ना स्टॉक वर्ड लिखो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप स्टॉक लिख रहे हो तो सिर्फ स्टॉक मत लिखना, स्टॉक इन ट्रेड लिखना, क्योंकि इसका एक्चुअल वर्ड स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री ही है। स्टॉक एक स्लैंग है, वो एक्चुअल वर्ड नहीं है जो एग्जिस्ट करे। तो हमने 50,000 कैश से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 50,000 इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। क्या इसका दूसरी साइड पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा ना, मेरी कोई लायबिलिटी बदली ना कैपिटल बदली, कोई उधार थोड़ी ना आया या गया, वो तो सेम रहे, तो यहाँ मैं डैश डाल दूंगा। अब ये इक्वेशन कैसे मैच करती है, देखो, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 50,000 माइनस किया और 50,000 ही ऐड कर दिया, मतलब नेट इफेक्ट जीरो हो गया। और जो राइट हैंड साइड है आपकी, उस राइट हैंड साइड पर आपने जीरो ही रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो। फिर आप एक दो फर्स्ट टू ट्रांजैक्शंस के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप देखो कि कितना कैश बचा मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या है, मेरे पास कैश बचा है 50,000। सबसे पहले मेरे पास 1 लाख आया, उसमें से 50 चला गया, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 50,000। मेरे पास गुड्स हैं अब 50,000 के, इक्वल टू लायबिलिटी, कोई नहीं, बाहर वालों से कोई उधार नहीं लिया मैंने अब तक, ओनर से बिजनेस ने उधार लिया हुआ है 1 लाख रुपए का। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, थर्ड। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स। देखो, जब एमएस लिखा हो ना, तो एमएस मिस या मिसेस ऐसा कुछ नहीं है, अकाउंटिंग में एमएस का मतलब होता है मेसर्स, और मेसर्स हम किसी के बिजनेस के जो बिजनेस नेम होता है उससे पहले यूज करते हैं, तो एमएस इज मेसर्स। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर ₹20,000। दो इफेक्ट सोचने होंगे, हमने एक तो फर्नीचर खरीदा और दूसरा हमने क्या करा है, हमने सम्राट फर्नीचर
से ये फर्नीचर खरीदा है। अब एक चीज याद रखना, इसको हम थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। हम चेंज क्या कर लेते हैं, हम नहीं, इसको देखो, जब क्वेश्चन साइलेंट हो, साइलेंट मतलब ये किस बात पे साइलेंट है, ये इस बात पे साइलेंट है कि जब मैंने सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर लिया है तो क्या मैंने उसे पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अब आप सोचेंगे कि बिना पैसे दिए कैसे फर्नीचर मिल रहा है, उधार। आप सम्राट फर्नीचर के पास गए, आपने उनको बोला कि फर्नीचर दे दो 20,000 का, जो इसका पैसा है वो पैसा मैं आपको उधार, वो उधार दे दो मेरे को, पैसा मैं आपको कुछ टाइम के बाद दे दूंगा। अब यहाँ तो क्वेश्चन बता नहीं रहा कि ये ट्रांजैक्शन उधार की गई थी या कैश। तो रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट क्यों है, क्योंकि यहाँ ना नाम भी लिखा है, परचेज फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर 20,000, सम्राट फर्नीचर से खरीदा है, नाम लिखा है बिजनेस का और क्वेश्चन साइलेंट है, तो मतलब हमने क्रेडिट उधार पर खरीदा है, ये याद रखना। और दूसरी चीज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो सी में लिखा है पेड परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर, अब ई चेक करो, ई में लिखा है पेड मेसर सम्राट फर्नीचर इन कैश। अगर मैंने सी में ही पेमेंट कर दी होती तो ई वाली ट्रांजैक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। मैंने पेमेंट नहीं करी थी तभी तो ई में फिर उसको लिखना पड़ा कि हमने कुछ टाइम के बाद पेमेंट करी है। तो इसका मतलब जिस दिन मैं फर्नीचर लेके आया उधार लेकर के आया। अब हमें इसके दो इफेक्ट सोचने होंगे। एक तो बहुत सिंपल है कि फर्नीचर प्लस हो जाएगा मेरे पास, फर्नीचर ले आए तो फर्नीचर तो प्लस हो जाएगा, मेरे पास फर्नीचर प्लस हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट आप में से कोई बता सकता है मेरे को, अगर आप फर्नीचर उधार में ले आए तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया फर्नीचर आ गया, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट, लिखो चार्ट में इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा। आई विल वेट। लायबिलिटी प्लस, आपके ऊपर अब एक उधार आ गया है। आप अगर फर्नीचर उधार पे लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कर्जा आ गया, और ये कर्जा ओनर से नहीं लिया बिजनेस ने, ये किसी आउटसाइडर से लिया है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब इस लायबिलिटी को नाम क्या देंगे, इस लायबिलिटी को हम बोल सकते हैं क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। मैंने सिर्फ क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो क्रेडिटर वो इंसान है जिससे आप गुड्स उधार पे खरीद के लाते हो। अगर मैंने, और गुड्स क्या होते हैं, मेरी इन्वेंट्री, अगर वो यहाँ फर्नीचर को नाम से लिख रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये फर्नीचर मेरी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, ये फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट है। जब भी कोई एसेट नाम से लिखा है मतलब मैं इसे अपने यूज के लिए लाया हूं, तो ये फिक्स्ड एसेट है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट को उधार पे लेके आऊं तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कौन सा था, फर्नीचर, तो मुझे लिखना होगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। फर्नीचर भी बढ़ गया और आपकी एक लायबिलिटी भी बढ़ गई कि फ्यूचर में सम्राट फर्नीचर को ये पैसा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एसेट कॉलम में एक और कॉलम बनाएंगे फर्नीचर, और लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है तो मेरे को थोड़ा श्रिंक करके लिखना होगा। अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे, फर्नीचर कितने का लाए हैं हम, 20,000। तो 20,000 का फर्नीचर आ गया, और साथ ही साथ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि इसका पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा, उधार लेके आए हैं तो 20,000 का उधार भी क्रिएट हो गया, और ये उधार आउटसाइडर से है, बाहर वालों से फर्नीचर लिया है, इसलिए मैंने इसको लायबिलिटी में लिखा। अब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले दो ट्रांजैक्शंस के बाद न्यू इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो अब यहाँ पर न्यू इक्वेशन, कैश हमारा चेंज नहीं हुआ, कैश इज द सेम 50,000, इन्वेंट्री में भी कोई चेंज नहीं है, ना ही खरीदी ना ही बेची, फर्नीचर आ गया है 20,000 का, और अब 20,000 की एक लायबिलिटी भी दिखती है मुझे, और साथ ही साथ 1 लाख कैपिटल भी है। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन है। दोनों साइड्स का सम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1,20,000 है, 50 प्लस 50 प्लस 20, और राइट हैंड साइड पे भी 1,20,000 है, 1 लाख प्लस 20,000। अब चलेंगे फोर्थ पे, जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन में, नहीं सेकंड लास्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। देखो ये ऐसी ट्रांजैक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर अब हम प्रॉफिट या लॉस देखने वाले हैं, इस वजह से क्या यहाँ ये क्या बोलता है, इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन ये बोलती है कि हमने 25,000 वाले गुड्स 35,000 में बेचे हैं। कॉस्टिंग सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25, आपने 25 में खरीदे थे और कितने में बेचे? फॉर 35 अगेंस्ट कैश। मैंने गुड्स खरीदे थे 25 के। चेक करो मेरे पास गुड्स हैं। सबसे पहले तो मेरे पास इन्वेंट्री है 25 की। 50,000 के गुड्स पड़े हैं ना आपके पास। क्वेश्चन बोलता है इस 50,000 वाले गुड्स में से आपने 25,000 वाले बेच दिए, तो मेरी इन्वेंट्री 25 से कम हो जाएगी। हम यहाँ हमेशा कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्वेंट्री की। मैं जितने में खरीद के लाया था मैंने वो अमाउंट यहाँ लिखा है ना, तो इसमें से माइनस भी वही अमाउंट करूंगा कि कितनी कॉस्ट के गुड्स मैंने बेच दिए। पर होगा, अच्छा चलो मैं साथ साथ लिखता हूँ तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। 25,000 के गुड्स चले गए आपके पास से, 25,000 के गुड्स बेच दिए क्वेश्चन कहता है, तो मैंने अपने पास से 25,000 के गुड्स हटा दिए। अगेंस्ट, और आपको फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश, आपने 25,000 का सामान 35,000 में बेचा है। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम प्रॉफिट में ही तो बेचेंगे, सेम पे बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कैश आ गया, 35,000 आपके पास कैश आ गया, तो मैं कैश में 35,000 ऐड कर देता हूँ। पर अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो हमने यहाँ क्या किया है, 35,000 ऐड और 25,000 माइनस। मतलब मैंने एसेट साइड पर 10,000 नेट ऐड किया है। कैसे? ये 35 ऐड किया और 25 माइनस भी कर दिया एसेट से ही। तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे तो मैं 10,000 ऐड कर रहा हूँ, मगर राइट हैंड साइड पे तो मैंने कुछ ऐड ही नहीं करा, तो ये इक्वेशन तो मैच करती ही नहीं। इक्वल टू साइन तो यही होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितना है राइट हैंड साइड पे भी उतना है, पर यहाँ तो होता नहीं। कोई आंसर दे सकता है कि इसमें और कुछ इफेक्ट आएगा या मैंने कुछ गलत लिखा है? इसका और इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर बताओ। 10,000 कैपिटल, हर्षित ने सही आंसर दिया है। अब रिमेंबर वन थिंग, जब ऐसी ट्रांजैक्शंस आएंगी जहां पर कोई एक्सपेंस या कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो ये याद रखना, एक्सपेंस या प्रॉफिट दोनों किसके हैं? ओनर के हैं। जो हमने ओनर से उधार लिया है ना, ये उधार बढ़ जाएगा अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। कैसे बढ़ेगा? बिजनेस ने 10,000 कमाए तो बिजनेस इसे अपने पास थोड़ी ना रख सकता है। ये जो बिजनेस ने कमाया है ये बिजनेस ने किसको देना है? अल्टीमेटली ये सारा जो प्रॉफिट है ये किसका है? ओनर का है ना। तो ओनर ने जो 1 लाख दिए थे इसमें वो 10,000 अब और जोड़ने पड़ेंगे। 1 लाख तो ओनर नहीं दिए थे, साथ के साथ जो बिजनेस ने काम किया 10,000 और कमाए, तो अब बिजनेस वापस कितने लौटाएगा ओनर को? 1 लाख प्लस 10,000, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। एंड एट द सेम टाइम अगर बिजनेस को कोई नुकसान हो जाए, बिजनेस को ये 10,000 प्रॉफिट ना होता, नुकसान हो जाता, तो वो भी ओनर ही बियर करेगा। हम ओनर की कैपिटल से वो नुकसान को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि अल्टीमेटली जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस को या जितना भी बिजनेस को लॉस होगा, वो सब का सब ओनर बियर करेगा। हम सब उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते जाएंगे। अब एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 25,000 का सामान खरीदूं और 35,000 में बेच दूं, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है। ये 10,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये कैपिटल में चला जाएगा। अब बिजनेस ने ये जो प्रॉफिट हुआ है ये भी ओनर को लौटाना है। तो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ओनर का ही है और लॉस भी ओनर का है। अगर लॉस होगा तो मैं यहाँ माइनस करूंगा। अभी सब मुझे ये बताओ, आपको फोर्थ ट्रांजैक्शन समझ आई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट या लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये सबको समझ आया? अब लास्ट इक्वेशन, अब दोबारा से न्यू लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। अब मेरे पास कैश हो गया है 85,000, इन्वेंट्री 25,000, अगला एसेट 20,000, लायबिलिटी 20,000 और कैपिटल 1,10,000। एलएचएस और आरएचएस का सम एक बार चेक कर लेते हैं। 85 और 25 होता है 1,10,000 और 1,10,000 प्लस 20 होता है 1,30,000। 20,000 और 1,10,000 भी होता है 1,30,000। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल, तो हम सही कर रहे हैं। लास्ट, फिफ्थ, फिफ्थ पढ़ते हैं।
पेड मेसर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश, ये बोलता है जो मैंने ये सम्राट फर्नीचर से मैं उधार पे फर्नीचर लाया था ना, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये लायबिलिटी क्रिएट करी थी ये वाली। क्वेश्चन बोलता है हमने इसको पैसा दे दिया कैश में। अब इसके दो इफेक्ट सोचेंगे हम। एक इफेक्ट तो बहुत ऑब्वियस है, जब मैं किसी को पैसा दूंगा तो मेरे पास से कैश चला जाएगा। और दूसरा इफेक्ट यहाँ ये होगा कि अभी तक आपके सिर पर एक कर्जा है जो आपने लिखा हुआ है कि सम्राट फर्नीचर को 20,000 देना है, आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जिस दिन आप दे दोगे उस दिन तो सम्राट फर्नीचर आकर के दोबारा नहीं मांग सकता ना, अब तो पेमेंट हो गई, उसके बाद कभी थोड़ी ना मांग पाएगा। तो उस दिन आपकी ये लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है। जिस दिन मैंने अपने जिसने मुझे कुछ उधार दिया था उसको मैं पैसा दे आया तो वो उधार खत्म हो गया, तो मुझे अपने यहाँ से उस उधार को हटा देना चाहिए। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, इसको 20,000 देने थे तो हमने अपना कैश माइनस किया 20,000, कैश चला गया। और अब ये लायबिलिटी भी चली गई, इसको पैसा लौटा दिया, तो मेरे सिर से जो कर्जा था वो कम हो गया, चला गया ना, कर्जा खत्म हो गया तो मैंने उसको खत्म कर दिया, माइनस कर दिया। ये 5 एडजस्टमेंट थी यहाँ। अब लास्ट में आपको क्या करना है, बस फाइनल जो इक्वेशन है वो लिखो। 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू, लायबिलिटी आपकी जीरो हो गई, प्लस 1,10,000। इसका सम चेक करते हैं। मेरे पास कैश है 65, इन्वेंट्री है 25, इन दोनों का सम हो गया 90। 90 और 20,000 का फर्नीचर, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या सम है एक बार ही लिखो, 1,10,000। और राइट हैंड साइड पर तो है ही 1,10,000। तो हमारी इक्वेशन लास्ट तक मैच करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लीज रिमेंबर वन थिंग, हर ट्रांजैक्शन में जितना आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखोगे और जितना आप राइट हैंड साइड पर लिखोगे वो दोनों हमेशा सेम रहेगा। हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर 10,000 ऐड हो रहा हो और राइट हैंड साइड पर जीरो हो, तो आप गलत कर रहे हो। दोनों साइड हर ट्रांजैक्शन में हमेशा बैलेंस रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ये सबको समझ आ गई सारी ट्रांजैक्शन? ये लिखो, सबको समझ आ गया जो जो हमने ट्रांजैक्शंस अब तक की हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम सेकंड करेंगे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 4 ट्रांजैक्शंस हैं। ये आप साथ के साथ भी कर सकते हो या अगर कोई पहले करना चाहे वो भी कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप अगर लेना है तो। और वील स्टार्ट विद दिस, पर पहले ये बता दो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? यस, फर्स्ट सबको समझ में आ गया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड। मैं एक नई शीट क्रिएट कर लेता हूँ। क्वेश्चन टू, एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है। मैं भी लिखता पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इस आईपैड पर उतनी जगह नहीं है कि मैं सब लिख पाऊँ, वरना मैं फॉर श्योर लिखता। ट्रांजैक्शंस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो अभी नो कि इसका क्या करना होता है। क्या चीज हुई, बिजनेस के पास कैश आ गया, तो यहाँ लिखो कैश एसेट में 70,000 लिखो। और बिजनेस के सिर पर उधार भी खड़ा हो गया, ओनर का उधार, जो मालिक है उसका उधार, मालिक के दिए हुए उधार को कैपिटल बोला जाता है। 70,000 कैपिटल। देखो ये चीज कईयों को अजीब लगती है क्योंकि हर किसी को यही सिखाया गया है कि जो कैश दिया गया है वो कैपिटल है। तो देन क्वेश्चन योरसेल्फ कि अगर कैश कैपिटल है तो कैश को एसेट में क्यों लिखते हैं? कैश कैपिटल नहीं है, कैश एसेट ही है। और कैपिटल ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको या मुझे दिखाई दे या जिसे मैं टच कर पाऊं। कैपिटल तो बस उधार का नाम है कि कैपिटल ये दिखाता है कि ओनर ने अपने बिजनेस को कितना उधार दिया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश तो उसका फॉर्म है। कैश तो वो एसेट है जो ओनर ने दिया और उसकी वजह से 70,000 का उधार क्रिएट हो गया। और अगर कैश ही कैपिटल होता
तो जब ओनर फ्रिज दे अपने घर से या वो फर्नीचर दे दे तो ये चीजें तो फिर कैपिटल में काउंट ही ना होती। ये सब तो एसेट्स हैं जो ओनर देता है अपने बिजनेस को, और इनकी वैल्यू का उधार क्रिएट हो जाता है बिजनेस के ऊपर और हम उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने प्लॉट कर दी। सेकंड करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। अब ये चीज ध्यान से समझेंगे। पहले लिखा है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट का मतलब होता है बिजनेस में दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मींस कि जब आप सामान ले करके आए आपने उसी टाइम पैसा दे दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई। आपने सामान लिया और पैसा माइनस हो गया आपके पास से, बस। पर क्रेडिट परचेज होता है कि आप सामान ले आए हो मगर वो उधार पर लाए हो। तो जब हम उधार पर सामान लाते हैं, और यहाँ लिखा है गुड्स, गुड्स मतलब वही चीज जो आप बेचना चाहते हो, आपका बिजनेस यही बेचेगा। तो इससे क्या क्रिएट होता है, हमारे ऊपर एक उधार क्रिएट होता है जिसे क्रेडिटर बोलते हैं। फ्यूचर में इसे पैसा देना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो इन्वेंट्री आई मेरे पास। आप इन्वेंट्री लिख सकते हो या आप स्टॉक इन ट्रेड लिख सकते हो। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सिर्फ स्टॉक मत लिखना क्योंकि स्टॉक लिखना ठीक नहीं है, स्टॉक लिखना गलत हो जाता है। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है विद मिररिंग, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की आई है, कितने का सामान लाए हम, 18,000 का उधार पर। तो एक इफेक्ट हो गया कि मेरी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे 18,000। और दूसरा ये है, सामान आ गया और मेरे सिर पर उधार भी आ गया। वो उधार है क्रेडिटर, तो मैं क्रेडिटर में भी ऐड करूंगा। क्रेडिटर भी कितने का आ गया, आपके सिर पे उधार भी आ गया सेम अमाउंट का, 18,000 का। 18,000। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन है 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 70,000। दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है, यहाँ भी 70 प्लस 18 है एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो वी हैव 18 प्लस 70, तो बराबर है। अब लिखेंगे थर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। अब पहले तो इसका हम मतलब समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो क्रेडिटर्स थे, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फाइनल पेमेंट। मैंने उन्हें फाइनल पेमेंट कर दी। अब सबसे पहले ये सोचने की बात है कि क्रेडिटर थे कितने के। पिछली ट्रांजैक्शन में देखो 18,000 का आपका क्रेडिटर था, 18,000 का क्रेडिटर था हमारा। क्वेश्चन बोलता है हमने इसे फुल पेमेंट मतलब फाइनल यही मिलेगा आपको 17,500 दिए। आप जिस आदमी से 18,000 का सामान लाए थे आपने उस आदमी को 17,500 दिए और बात खत्म, आपकी उधारी खत्म। तो ये जो 500 का गैप है, अब सोचो कि 18,000 का सामान ले आए, 18,000 का उधार हो और हम दें उसे सिर्फ 17,500, तो ये 500 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया या नुकसान हो गया, आप अपने पॉइंट से सोचोगे। आपको तो प्रॉफिट हो गया, मैंने किसी को 18 देने थे मगर मैं उसे सिर्फ 17,500 पे करूं और मैं बोलूं कि बस यही मैं दे सकता हूं और वो मान जाए। यहाँ लिखा है ना फुल सेटलमेंट, तो वो मान गया, उसने कहा ठीक है ये 500 मैं जाने देता हूं, तो आपको तो 500 का प्रॉफिट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में एक तो ये हुआ है आपने पेमेंट करी है। तो आपके पास से मैं ये इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या क्या हुआ है, कैश कम हो गया हमारा, कैश चला गया 17,500, ये कैश मेरी पॉकेट से चला गया। दूसरा क्या हुआ है कि 500 का मुझे प्रॉफिट भी हुआ है, ये तो मुझे यहीं से समझ आता है। 18,000 जिसको देने थे उसको आई एम पेइंग जस्ट 17,500, 500 वो और नहीं मांग रहा मुझसे और उधारी खत्म हो गई मेरी, तो मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ। तो एक हम लिखेंगे प्रॉफिट 500। अब एक चीज बताओ, आपने यहाँ लायबिलिटी भी लिखी हुई है क्रेडिटर 18, क्या अब ये लायबिलिटी बची? और कईयों को लगेगा सर नहीं बची, पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 17,500 से, नहीं, आपकी उधारी तो पूरी माफ हो गई ना, आपने दिए हैं 17,500। मैं यहाँ लिखता हूँ अब साथ साथ, कैश गया मेरा 17,500, ये बात तो समझ आई।
अगर मैं लायबिलिटी से भी 17,500 ही माइनस करूं तो 500 का क्रेडिटर तो अभी भी दिखाई देगा, मगर अब आपका क्रेडिटर जीरो हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि फुल सेटलमेंट में आपने पे किया, यही फाइनल पेमेंट है। तो मेरी लायबिलिटी को 18 से ही कम होना है, पूरी 18 से कम हो गई। तो सर फिर ये बताओ कि ये दोनों साइड्स मैच कैसे करेंगी। आप एक साइड से 17,500 माइनस कर रहे हो, दूसरी साइड से 18 माइनस कर रहे हो। मैच ऐसे करेंगी कि इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट भी तो हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया ना। जिसको 18,000 देने थे उसको यू आर पेइंग 17,500 और उधारी माफ, तो 500 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में, वो ओनर के पास चला जाता है। अब दोनों साइड्स को देखो, एक साइड पर 17,500 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड ऑन द राइट हैंड साइड 18,000 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 500 ऐड हो रहा है, तो माइनस 17,500, दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हो गई फिर से। अब टेल मी, ये थर्ड इक्वेशन सबको समझ में आई है? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली इक्वेशन आपको जब नोट्स मिलेंगे प्लीज मार्क इट विद अ स्टार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सबको ये चीज समझ आई है, ये जो हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करा है? हाँ, मुझसे पहले ही कई सारे, मैं चैट साथ साथ चेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझसे पहले ही कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिख दिया था, तो सबको समझ में आ गया है ये। गुड। न्यू इक्वेशन लिखेंगे। 70,000 माइनस 17,500, 52,500 प्लस 18 इज इक्वल टू, आपकी लायबिलिटी जीरो हो गई और आपका कैपिटल 70,500 हो गया। एंड वन मोर थिंग, उदित, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप साथ साथ आंसर किया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यू रोड गुड आफ्टरनून इन द बिगनिंग, इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास आप साथ साथ आंसर करो, चाहे गलत ही होगा कोई बात नहीं, पर मुझे पता तो चलेगा कि आपको भी समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है उदित, इफ यू आर इन दिस क्लास तो आप आंसर करो। अब हम दोनों साइड का टोटल चेक कर लेते हैं। 52,500 प्लस 18,000 70,500 होता है, और दूसरी साइड पर तो लिखा ही है 70,500। एक सेकेंड में। अब इसमें लास्ट पॉइंट, फोर्थ फोर्थ पॉइंट है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज। बहुत सिंपल से दो इफेक्ट हैं। कैश आपका चला गया, मशीन आपके पास आ गई। मशीन 20,000 की आ गई और कैश 20,000 चला गया, ये तो बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन थी। तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा कैश से 20,000, और मशीन एक एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट देगी। यहाँ लिखेंगे हम मशीन प्लस 20,000। ठीक है। दूसरी साइड पर नथिंग, कोई इसमें लायबिलिटी या कैपिटल तो चेंज हुई नहीं हमारी। लास्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और सम लिखेंगे। 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू नथिंग प्लस 70,500। क्या दोनों साइड का सम सेम है? बिल्कुल सेम है। यहाँ का सम भी 70,500 आता है और दूसरी साइड का सम भी 70,500। ये ऐसा नहीं है सिर्फ लास्ट में सेम आएगा, ये हर स्टेप में इक्वल होगा, हर स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सेम होंगी हमेशा। तो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें टफ ट्रांजैक्शंस भी आएंगी, इसमें और कुछ प्रॉब्लमेटिक केसेस भी आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे लंबा भी है, उसमें 9 ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे कि और क्या क्या केसेस हैं, कितना ये टफ हो सकता है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और इट वाज अ गुड क्लास आई गेस। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये याद रखना, इसको लॉजिकली सॉल्व करना है, हमें याद नहीं करना कि इस केस में यहाँ ऐड कर दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। रोट लर्निंग नहीं करनी, हर चीज का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये लास्ट में आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये 4 ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद बिजनेस की क्या सिचुएशन थी। लास्ट में बिजनेस के पास इन 4 ट्रांजैक्शंस के बाद 32,500 कैश था, इन्वेंट्री थी 18,000 की, मशीन थी 20,000 की, कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो जीरो हो चुकी थी, और ओनर की कैपिटल थी 70,500।
ये शो कर रहा है ये लास्ट में। और अकाउंटिंग का पर्पस भी यही है। आप इसीलिए तो अकाउंट्स बनाते हो कि ईयर एंड पे आप देख पाओ कि आपके पास कितना कैश है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी मशीन है। अब आपको लगेगा सर ये सब तो हम दिमाग में ही कर लेते, इसके लिए ये बनाने की क्या जरूरत है। देखो अभी जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो बहुत छोटी छोटी कर रहे हो। बड़ी कंपनीज एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की ट्रांजैक्शन करती हैं, वो दिमाग में नहीं याद रख पाएंगे लोग कि हमारा कितना पैसा है, कितना उधार है, कितनी इन्वेंट्री है। बिना लिखे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। और उनके अकाउंट्स में ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक दिन में ट्रांजैक्शन ही इतनी सारी होती हैं। एक दिन में देर आर मोर देन 2000 ट्रांजैक्शन, तो मेंटली कैसे याद रखेगा कोई ईयर एंड पे क्या सिचुएशन है। तो ये तो अभी बेबी स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं। धीरे धीरे हमारा पर्पस इससे बहुत बड़ा है कि हम लार्ज स्केल पे सीखें कि कंपनीज में ये कैसा होता है। वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।